एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस बार एजुकेशन में रचना अग्रवाल, जिनको 80% मिला है, वो मेरी स्टूडेंट थी। एंड उन्होंने एक बार मतलब फर्स्ट डे ही अपना थोड़ा स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताया था, लेकिन बहुत लोग अभी बोल रहे हैं कि उनका फुल स्ट्रेटेजी आप लोगों को चाहिए, तो इसीलिए ये जो वीडियो है इसमें उन्होंने अपना फुल स्ट्रेटेजी बताया है। ठीक है, तो रचना को फर्स्ट पेपर में 78 मिला है एंड सेकंड पेपर में 162 मिला है। तो चलो हम लोग देखते हैं रचना ने क्या स्ट्रेटेजी बताया है। और फ्रेंड्स, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ये नाम सर्च करके आप लोग ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एंड अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो करने के लिए कोई भी कोड अगर आपको चाहिए तो आप डाल देना अनुकंपा। ठीक है, चलो फिर देखते हैं रचना की स्ट्रेटेजी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रचना अग्रवाल है और जो अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ 2022 में, मैंने उसमें मैंने क्वालिफाई कर लिया है यूजीसी नेट जेआरएफ विथ 80% मार्क्स। एक्चुअली कुछ रिक्वेस्ट आए थे दैट प्लीज़ मुझसे मेरी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। तो देखिए, मैं स्टार्ट करती हूँ अपने स्ट्रगल, मतलब जो मेरी जर्नी रही है उससे थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ अपनी जर्नी का। देखिए, मेरा ऐसा है कि एमएड 2000 मुझे 7 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है स्कूल में एज अ मैथमेटिक्स टीचर एंड एज अ स्टेम टीचर, जो स्ट्रीम के नाम से अभी फेमस है। तो उसके बाद 2019 में मैंने अपनी स्कूल की जॉब छोड़ दी टू परस्यू एमएड। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली बड़ौदा की रहने वाली हूँ, तो बड़ौदा में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने एमएड परस्यू किया। तो एमएड के टाइम पे 2020 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था यूजीसी नेट का। एक बार उस समय फुल प्रिपरेशन नहीं थी मेरी, अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, तो लेकिन फिर भी मैं देखना चाहती थी कि एग्ज़ाम कैसा होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एंड आई मस्ट से इवन आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने पहली बार में नेट क्रैक कर लिया था। यस, नेट क्वालिफाई कर लिया था मैंने उस समय, लेकिन बाउंड्री पे हुआ था नेट क्वालिफाई, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, बिल्कुल बाउंड्री पे थी मैं। तो उसमें क्या था कि मेरा पेपर 2 जो एमएड का सिलेबस है, एमएड का सिलेबस मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी, मेरे सारे कंसेप्ट उस समय क्लियर थे, खासकर रिसर्च के, फिलॉसफी के, साइकोलॉजी के। तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो मुझे ऐसे ही बन गए थे। और चूंकि मैं मैथ्स टीचर थी तो मेरा डीआई और मैथमेटिकल रीजनिंग ठीक था, अच्छा था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा था, क्योंकि मेरा इंग्लिश स्पीकिंग और प्राइवेट स्कूल्स में जॉब किए हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बाद में मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूँगी तो मैं यूजीसी नेट जेआरएफ शायद क्रैक कर सकती हूँ, और एज भी मेरी बची हुई थी उस समय। तो मैंने 2021 में फुल फ्लैश तैयारी स्टार्ट की। देखिए, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की तो मुझे उस समय डायरेक्शन नहीं मिल रहा था कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूँ। तो यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे खोले, यूट्यूब में वीडियोस भी देखे, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं यूट्यूब पे, नो डाउट। बहुत सारे फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अनअकैडमी है, बायजूस है, और भी बहुत सारे हैं। तो उनके कुछ एजुकेटर्स तो बहुत फेमस है। मैं कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। जैसे पेपर 1 के लिए मैंने तलवीर सिंह सर को फॉलो किया था, और पेपर 2 के लिए मैंने अनुकंपा मैम हैं अनअकैडमी में, उनको देखा। और भी हैं कुछ एजुकेटर्स जिनको मैंने फॉलो किया था। तो एजुकेटर्स तो आपको अभी भी, अगर आप अभी ढूंढने जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो 2021 में फिर से मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो उस समय मेरा नेट तो क्रैक हो गया, पर जेआरएफ सिर्फ 0.06 परसेंटाइल से रह गया था। मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। और मैं आपको बता दूं कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक 6 साल की और एक 7 साल की लड़की है। और उसके साथ मैंने अपने नेट जेआरएफ की तैयारी शुरू की थी। तो आप समझ सकते हैं, जब इतनी तैयारी करने के बाद अगर आपका नेट जेआरएफ ना निकले, जेआरएफ ना क्वालिफाई हो, तो हताश हो जाता है। तो मैं भी हताश ही हो गई थी। जब फेब में रिज़ल्ट आया था तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। लेकिन फिर जब वापस से फॉर्म आया और मैंने देखा कि मेरी एज लिमिट बिल्कुल एकदम बाउंड्री पे थी, 35 ईयर्स, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड। तो एक लास्ट अटेम्प्ट था मेरे पास इस साल का, और मैंने वो दिया। देखिए, मेरी अगर देखा जाए तो ये जेआरएफ मेरा निकला है 240 मैंने स्कोर किया है।
ये मेरी कोई 6 महीने की मेहनत नहीं है, अगर मैं बोलूँ तो ये मेरी 1.5 साल की मेहनत है, पूरी 1.5 साल की मेहनत, और उसके बाद ये रिज़ल्ट आया है। साथ में आपको फैमिली भी देखनी है, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप छोड़ के पढ़ाई नहीं कर सकते, वो सब देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा बहुत ये मेरी एक छोटी सी जर्नी थी JRF की। अभी स्ट्रैटेजीज़ मुझसे पूछ रहे हैं सब लोग, तो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊं, मेरा सिर्फ पूरे जर्नी में मेरा एक ही फंडा रहा है कि मैंने कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं किया। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, मैंने कोई बनाया भी नहीं इवन, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं जिस फेज़ में हूँ और मैं जिस सिचुएशन में हूँ, मैं टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे जब टाइम मिलता था मैं पढ़ना चालू कर देती थी, मुझे जब टाइम मिले मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया। टाइम मतलब हुआ कि अगर मेरे बच्चे सो गए हैं 10 बजे तो मैं उनको सुलाने के बाद पढ़ने बैठ जाती थी। मेरी स्टडी हमेशा रात में होती थी, रात में मैं 1-2 बजे तक पढ़ती थी, क्योंकि उसके बाद सुबह उठ के उनको तैयार भी करना है स्कूल के लिए, तो 2 बजे तक मेरी पढ़ाई होती थी रात में। जब वो चले जाते थे स्कूल, और साथ में फिर मैं एमएड भी कर रही थी, और हाँ, एमएड करने के बाद मैंने एमए इन साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी से एमए कर रही हूँ मैं इग्नू से, तो वो भी पैरेलली चल रहा था। तो इन दोनों को बैलेंस करके मैं काम कर रही थी। तो यही एक सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपको जब टाइम मिले आप पढ़ने बैठ जाओ। ये नहीं कि हाँ इस टाइम में तो मेरा रेस्टिंग आवर है, मैं सोऊंगी, मैं खाऊंगी, मुझे यहाँ जाना है। प्लीज़, अगर ये सब करते रहेंगे तो UGC नेट JRF को क्रैक करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। मैंने फैमिली फंक्शंस बहुत सारे छोड़े हैं, चिट चैट करना, सोशल मीडिया से मैं बहुत दूर रही हूँ। फेसबुक तो मुझे लगता है मैंने छोड़ ही दिया था, और व्हाट्सएप भी ठीक है, जो लिमिटेड थे मेरे फ्रेंड्स उन्हीं से कांटेक्ट रहता था। लोगों की शिकायतें भी बहुत रही हैं, लेकिन क्योंकि आपका एक गोल है, आपका एक एम है, तो आपको इन सब डिस्टर्बेंसेस को इग्नोर करना पड़ेगा। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने जो भी कंसेप्ट पढ़ा सबसे पहले मैंने उसकी इन डेप्थ स्टडी की है, उसके बाद मैंने एक अच्छे से नोट्स बनाए हैं। नोट्स बनाना मतलब ये नहीं होता है कि आप पैराग्राफ में पूरा लिख दें, तो वो आपको कोई काम का नहीं है। आप एक तरह से बुक को छाप रहे हो, या फिर कहीं का नोट्स निकाल के आप छाप रहे हो। नोट्स बनाइए, अपने हाथ से बनाइए, किसी अपने दोस्त से मांग के, या किसी एजुकेटर का नोट्स अगर आपने वैसा का वैसा डाउनलोड कर लिया और वहाँ से पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप नोट्स बनाइए अपने हाथों से। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करिए, बुलेट पॉइंट्स में लिखिए, हाईलाइट करिए पॉइंट्स को। कीवर्ड्स होते हैं हर टॉपिक और हर कंसेप्ट के, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो ज़्यादातर MCQs में, हमारे इसमें नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और MCQs में आते भी हैं। तो वो कीवर्ड्स आप मार्क करिए। उसके बाद जब आप कंसेप्ट को पढ़ लें, नोट्स बना लें, तो एक कंसेप्ट पढ़ने के बाद उसे वहाँ छोड़ना नहीं है आपको। प्लीज़ उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं या सैम्पल क्वेश्चंस होते हैं, अगर सैम्पल क्वेश्चन नहीं भी मिलते कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एटलीस्ट उस कंसेप्ट से रिलेटेड ज़रूर लगाइए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ये PYQs आपको डायरेक्शन देंगे, आपको टारगेटेड स्टडी करने के लिए हेल्प करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ये जो सिलेबस है बहुत वास्ट है। आप कितना भी आगे बढ़ सकते हैं उसमें, मतलब कहीं भी जा सकते हैं। आपको इधर उधर भागना नहीं, क्योंकि लिमिटेड टाइम है हमारे पास। 6 महीने का टाइम या 8 महीने का टाइम देता है UGC नेट, उससे ज़्यादा नहीं। तो टारगेटेड स्टडी के लिए PYQ ज़रूर लगाइए। और सबसे लास्ट में जो बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ जो भी मुझसे पूछते हैं, कि रिवीजन करते रहिए। रिवीजन आपको थोड़ी थोड़ी देर में करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि थोड़ा अगर आपने पढ़ा और मतलब कुछ आपने पढ़ा और उसके बाद आपने रिवाइज़ नहीं किया, तो 5 to 6 डेज़ में आप वो भूल ही जाओगे। कोई भी इतना तेज़ दिमाग के साथ नहीं होता कि वो पूरा का पूरा याद रखे। तो आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, ब्रशअप करने पड़ेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद ही एग्ज़ाम क्लियर होंगे। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप अगर फॉलो करते हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ, मैंने जैसे गलतियाँ क्या की, ये गलती, एक सबसे पहली गलती मैंने यही की थी 2021 में, कि रिवीजन बहुत कम करती थी मैं। टाइम नहीं मिलता था और इधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, ये एजुकेटर से पढ़ लिया, दूसरे एजुकेटर से पढ़ लिया। सिर्फ आप क्या करते हो, PDF इकट्ठा करते रह जाते हो, PYQs इकट्ठा करते रह जाते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो। ये बहुत बड़ी गलती
मैंने भी की थी और बाकी भी करते हैं। प्लीज़ वो मत करिए, टारगेटेड स्टडी करिए। कोई जिसका अगर पसंद आ गया, किसी की पढ़ाई अगर आपको पसंद आ गई, पढ़ाने का तरीका पसंद आ गया, तो ऑनेस्टली उसको फॉलो करिए और वही रिवीजन करते रहिए। तो इन सब चीज़ों से आपका, अगर ये सारी स्ट्रेटजीज़ आप फॉलो करेंगे तो कोई भी आपको JRF क्रैक करने से नहीं रोक पाएगा। अच्छा, कुछ बुक्स मैंने रेफ़र किया था, जैसे अगर एमएड कर रहे होंगे आप लोग या कर चुके होंगे तो आपको पता है लोकेश कौल की बुक है एजुकेशनल रिसर्च के लिए, बहुत अच्छी बुक है। देन हमारे इनका है मंगल, SK मंगल की बुक है एजुकेशनल साइकोलॉजी की, ज़रूर रेफ़र करिए उन बुक्स को। कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो उन बुक्स से आप पढ़िए। और अगर और बुक्स चाहिए, KVS मदान की बुक आती है पेपर 1 की, वो भी मैंने, उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, हर चैप्टर को लेके क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व किए थे मैंने। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है पेपर 2 एजुकेशन के लिए। तो बस ये कुछ बुक्स काफ़ी है, और ईमानदारी से पढ़िए और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। उनका साथ अगर होता है तो नैया पार हो ही जाती है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। मेरी जर्नी देख के अगर मैं JRF क्रैक कर सकती हूँ तो आप लोग आराम से क्रैक कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।